हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारतीय संविधान से टॉपिक, उसमें वर्णित अनुसूचियाँ, जिनको हम आज पढ़ेंगे डिटेल से। भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे संविधान की अनुसूचियाँ और हम पढ़ेंगे परिचय, संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ और उनके बारे में कुछ तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल संविधान में हम जानते हैं कि 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत अनुच्छेद 31B के माध्यम से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं व 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब हम देखते हैं विस्तार से अनुसूचियों के बारे में। तो प्रथम अनुसूची में जो वर्णन है वो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 जिसमें वर्णित है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 4 का उल्लेख है। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का साधारण बहुमत द्वारा राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है, संसद कर सकती है। अब हम देखते हैं दूसरी अनुसूची। संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और इनसे संबंधित प्रावधानों के बारे में वर्णन है। जो पदाधिकारियों का वर्णन है वो है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन है। तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों का वर्णन दूसरी अनुसूची में वर्णित है। तो हम देख रहे हैं भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची। अब हम देखते हैं कि दूसरी अनुसूची में केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए परिलब्धियां शब्द का प्रयोग किया गया है। परिलब्धियां मीन्स इमोल्यूमेंट्स। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। अलग से इस पद के वेतन भत्ते का संवैधानिक जिक्र नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, संघ एवं राज्यों के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में की शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन है। अब हम देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में अन्य किन बातों का जिक्र है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अनुच्छेद 219 के विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद के लिए कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने एवं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16 और बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं। तो ये थी चौथी अनुसूची, जिसमें केंद्र शासित व राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन का वर्णन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची कहती है कि अनुच्छेद 244(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुशासित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध दिए गए हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देशित करना। और आगे है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति चाहे उन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट सौंपे। आगे है कि अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार है। तो ये थी, हमने देखी पांचवी अनुसूची, भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में आगे दिया गया है कि राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके भाग पर लागू करने या ना करने का अधिकार है। संसद के पास इस अनुसूची के किसी भी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन एवं निरसन करने का अधिकार है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो पांचवी अनुसूची में किया गया संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि पांचवी अनुसूची के अंतर्गत और क्या तथ्य दिए गए हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियों का वर्णन, जिसमें हमने 5 अनुसूचियां देखी हैं अब तक। अब हम देखते हैं छठवीं अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख किया गया है और 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 से अनुच्छेद 244(a) जोड़ा गया था। तो ये हम देख रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूची नंबर 6। तो आगे हम देखते हैं कि इस अनुसूची में कहा गया है कि अनुच्छेद 244(a) के तहत संसद को असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाने और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के सृजन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियों के निवास वाले क्षेत्रों को राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा विभाजित कर सकेगा। राज्यपाल को स्वायत्त जिले में स्वायत्त क्षेत्र बनाने, घटाने, हटाने और नए जिले बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार है। तो छठी अनुसूची अधिकार देती है कि राज्यपाल को अधिकार देती है कि स्वायत्त जिले में स्वायत्त क्षेत्र बना सकते हैं और स्वायत्त क्षेत्र बनाने, उसमें घटाने, हटाने तथा नए जिले बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अनुसूची 6 के अंतर्गत आगे और दिया गया है कि राज्यपाल द्वारा जिला परिषद तथा प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिषद का गठन तथा विघटन किया जाता है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों तथा क्षेत्रों के प्रशासन के जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इस अनुसूची में संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत जब संसद संशोधन करती है तो उसको संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग, उसमें वर्णित अनुसूचियों के बारे में। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची 7वीं अनुसूची,
जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों के विभाजन का वर्णन है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये थी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान में मूल रूप से 14 तथा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू भाषाएं शामिल हैं। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। इसमें प्रावधान है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में वामन राव मामला 1981 में स्पष्ट कर दिया था कि 24 अप्रैल 1973, जो कि महत्वपूर्ण विवादों में से एक है, केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि है 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं सूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अर्थात अब ये प्रावधान है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का भी न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। इसमें अनुच्छेद 102 के क्लोज 2 और अनुच्छेद 191 के क्लोज 2 का जिक्र है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा विधायक दल के 2/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट दी गई है। सदन के अध्यक्ष द्वारा दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय लिया जाता है। किहोतो होलोहान मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा, अर्थात सदन के अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा उसे उसका न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकेगी। अब हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 243 जी एवं 29 विषयों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो ये थी भारतीय संविधान की अनुसूची 11। देखते हैं 12वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू व 18 विषयों का उल्लेख इस अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान से संबंधित अनुसूचियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए, जिनमें शामिल है न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। दूसरा है शिक्षा। तीसरा है वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण। और चौथा विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और 5वां विषय है बाँट और माप। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका कानून बना सकती है, लेकिन जब भी कोई विवाद होगा तो केंद्र के कानून को मान्यता दी जाएगी। स्टूडेंट्स, ये था भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक, उसमें वर्णित अनुसूचियों का
वर्णन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो शेयर एंड like and subscribe my channel, and thanks for watching this video.